गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के पार्ट 3 में तीन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, लाइसिस और फेगोसाइटोसिस। ये विशेष प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। तो न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली कुछ एंटीबॉडीज के जरिए होता है। सबसेट ऑफ एंटीबॉडी, सभी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन नहीं करती। कुछ एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती हैं और बाकी एंटीबॉडी नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी होती हैं। तो न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन करती हैं, ये क्या करती हैं? ये न्यूट्रलाइज कर सकती हैं पैथोजन की एक्टिविटी को, यानी कि पैथोजन की जो एक्टिविटी है, उसकी इन्फेक्टिविटी है, खासतौर पे वायरसेस, उसको ये खत्म कर सकती हैं। मतलब कि अगर ये एंटीबॉडीज मौजूद होगी तो जो वायरस है वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। वायरस क्या कार्य करता है कि वो होस्ट की सेल में घुस जाता है और वहां पर अपना रेप्लिकेशन करता है, सेल्स को नष्ट भी कर सकता है, अपनी वृद्धि करता है। तो वो काम ये नहीं कर पाएगा, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कुछ एंटीबॉडीज, सबसेट ऑफ एंटीबॉडीज जो पैथोजन की एक्टिविटी या इन्फेक्टिविटी को, खासतौर पे वायरसेस की, उनको न्यूट्रलाइज कर सके, या टॉक्सिन, जैसे कि बैक्टीरियल से जो टॉक्सिन, बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन निकल रहे हैं, या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो टॉक्सिन निकल रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देवे। तो इस तरह की जो एंटीबॉडीज होती है, इनको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। और ये क्योंकि एंटीबॉडी है, तो ये किसके पार्ट हुआ? ह्यूमरल रिस्पॉन्स का, और खास किसका? एडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती हैं, कैसे कार्य करती हैं? तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो वायरस या टॉक्सिन है, उसकी जो सरफेस पार्टिकल हैं, उनको होस्ट के सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने से रोकती हैं। जैसे कि वायरस के ऊपर आपने ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स देखे होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन की आउटग्रोथ्स होती हैं स्पाइक्स की जैसी। जैसे आप आजकल कोरोना में देख रहे हैं, गोल जो है उसके बाहर की तरफ जो नजर आती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो जीपीज हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं, जो कि सरफेस पार्टिकल हैं, एक्चुअली क्या करती हैं कि इन सरफेस पार्टिकल के माध्यम से ही जो वायरस है वो होस्ट की सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होता है, और वहां से सेल जो दोनों की मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होकर के वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट की सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या कार्य कर रही हैं कि ये वायरस की सतह पे मौजूद उस सरफेस पार्टिकल को, जो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको कवर कर रही हैं, उसको प्रिवेंट कर रही हैं, ताकि वो होस्ट की सरफेस रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाए। और जब उस होस्ट की सरफेस रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो किसी भी सूरत के अंदर होस्ट के अंदर दाखिल नहीं, होस्ट की सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्योंकि वायरस को एक तरीके से रोक ही दिया गया, इसलिए इसको हम स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी भी कह देते हैं। तो यहाँ इसी तरह टॉक्सिन, जो कि सेल की सरफेस के किसी रिसेप्टर के जरिए रिसेप्ट हो रहा है और अंदर जाकर के वो डैमेज क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इसी प्रकार कवर करके और सेल के सरफेस रिसेप्टर से जुड़ने से रोकती है। अब यहाँ पर जो पैथोजन है या टॉक्सिन है, और ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का जो एक कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को अल्टीमेटली मैक्रोफेजेस जो हैं वो खा लेते हैं और डिग्रेड कर देते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के जरिए। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि ये सेल के अंदर जाने से रोक रही हैं, ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये सेल के अंदर जाने से रोक रही हैं, और सेल के अंदर जाके इफेक्ट डालने वाली चीजें आप जानते हैं वायरसेस हैं,
कुछ टॉक्सिन्स हैं और कुछ इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट प्रभावी नहीं है। वहां हम दूसरी चीजें देखेंगे, इम्यून सिस्टम के दूसरे जो तरीके हैं लाइक ऑप्सोनाइजेशन वगैरह वो काम आते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर नहीं हो पाती। कभी कभार क्या होता है कि हमें अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, कई बार हमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट देखने को मिल जाता है। खासतौर पे डेंगू वायरस के केस में ऐसा देखने को मिला है। यहाँ क्या होता है कि अगर वायरस के ऊपर नॉन न्यूट्रिंग बाइंडिंग एंटीबॉडीज जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सरफेस रिसेप्टर को बाइंड पूरी तरह से नहीं किया है, सॉरी सरफेस रिसेप्टर को बाइंड नहीं किया है क्योंकि वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग है, या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं परंतु कम मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में कुछ सरफेस रिसेप्टर क्या खाली रह गए, जो सरफेस पार्टिकल है वो खाली रह गए और ये होस्ट की सेल के सरफेस रिसेप्टर के साथ में जुड़ने में सक्षम है। और ऐसी स्थिति में ये वायरस विथ एंटीबॉडीज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के साथ में ही सेल के अंदर इंटर कर जाता है। वहां ये एंटीबॉडीज को शेड आउट कर देता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। खासतौर पे ये उन वायरसेस में होता है जो इम्यून सेल्स को अटैक करते हैं। डेंगू में ऐसा देखने को मिला है। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई वायरसेस को एंट्री करने से पहले सरफेस में कन्फर्मेशनल चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं ये उस कन्फर्मेशनल चेंजेस को भी रोकती हैं। इसके अलावा एक चीज और है, क्योंकि वायरसेस में हमने देखा है कि म्यूटेशन की दर बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वायरसेस हैं वो म्यूटेट करके और जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बने हैं क्योंकि एंटीबॉडी आपको ध्यान है कि स्पेसिफिक होती है एंटीजन के अगेंस्ट। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस रिसेप्टर में वायरस ने अपने सरफेस पार्टिकल के अंदर म्यूटेशन के माध्यम से जो परिवर्तन कर लिया है, एंटीजन में परिवर्तन कर लिया है, उसके कारण अब वहां पर एंटीबॉडी नहीं जुड़ पाएगी और वो इस तरीके से एंटीबॉडी को जो है वो इवेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज का सबसेट और देखने को मिला है कुछ वायरल इन्फेक्शंस में, खासतौर पे HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस C, डेंगू में भी देखने को मिला है, वेस्ट नाइल वायरसेस में भी देखने को मिला है, जिनको कहते हैं ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो ये ऐसी एंटीबॉडीज होती है जिनमें स्पेशल एबिलिटी होती है मल्टीपल स्ट्रेन के साथ में जुड़ने की और उन्हें न्यूट्रलाइज करने की। एक तरह से जनरलाइज्ड एंटीबॉडीज होती हैं और ये जो वायरसेस तेजी से म्यूटेट कर रहे हैं उसके लिए काउंटर है ये। ठीक है, आगे हम बढ़े लाइसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। तो लाइसिस और फेगोसाइटोसिस ये भी कंप्लीमेंट सिस्टम के इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कंप्लीमेंट सिस्टम आपके डिटेल नहीं है, पर याद रखिए कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। हमने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है और इस कारण से कंप्लीमेंट सिस्टम को इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी या रिस्पॉन्सेस के बीच की एक कड़ी माना गया है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर 30 से ज्यादा प्लाज्मा या मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन होती हैं और ये दो मुख्य तरीके से काम करता है। बेसिकली 3 तरीके हैं, यहाँ 2 हम यहाँ बता रहा हूँ, तीसरा भी मैं बताऊंगा। तो ये जिन मुख्य तरीके से काम करता है वो है रिकॉग्निशन एंड एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन थ्रू डायरेक्ट किलिंग, मतलब सीधा जो पैथोजन है उसको किल करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसिस। और दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, दोनों इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं। तो लाइसिस और फेगोसाइटोसिस 2 प्रोसेस के माध्यम से ये करता है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो लाइसिस की हम बात करें तो एक्चुअली अल्टीमेटली जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, जब एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कंप्लीमेंट सिस्टम अलग अलग माध्यम से लाइक क्लासिकल, अल्टरनेट रूट, उनके माध्यम से एक्टिवेट हो सकता है। क्लासिकल पाथवे या अल्टरनेट पाथवे या लाइट पाथवे के जरिए। तो
अल्टीमेटली कुछ स्थितियों में वहां पर जो पैथोजन है उसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या एमएसी या टर्मिनल कंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स टीसीसी फॉर्म हो जाता है। ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? पैथोजन की सरफेस पर। और ये जो एमएसी है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये एक इफेक्टर प्रोटीन है क्योंकि कार्यकारी होती हैं। और ये एमएसी एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म कर देता है पैथोजन की मेम्ब्रेन में, और इन चैनल के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाती है, और जिसके कारण सेल का लाइसिस हो जाता है। क्योंकि यहाँ सेल के अंदर एक तरीके से छेद, जो सेल की मेम्ब्रेन है, पैथोजन की सेल की मेम्ब्रेन, उसमें छेद हो गए। तो छेद होने के कारण अब उसमें से जो आयंस हैं वो बड़ी आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, और सेल का पूरा जो डायनेमिक है वो बिगड़ जाता है। और ये जो एमएसी है इसको बनाने में एक्चुअली कंप्लीमेंट प्रोटीन C9 के कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीमर हो जाते हैं और ये रिंग शेप एक पोर बनाते हैं। साथ ही साथ इससे C5b, C6, C7 और C8 भी अटैच होते हैं। फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये भी इनेट इम्यूनिटी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई सारे तरीके फेगोसाइट्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल, ओस्टियोक्लास्ट और यूसिनोफिल्स भी जो है मुख्य फेगोसाइट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल वांडरिंग है और इनकी डायरेक्ट माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट होता है, ये सीधा फेगोसाइटोसिस करती हैं। इनका जो तरीका है फेगोसाइटोसिस करने का वो है एफसी जो गामा रिसेप्टर है उसको आइडेंटिफाई करके, या कंप्लीमेंट रिसेप्टर 1 और 3 को आइडेंटिफाई करके ये फेगोसाइटोसिस करती हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस ये एक्चुअली टिश्यूज के अंदर रेजिडेंट सेल्स होती हैं और वहां रेस्टिंग बैरियर फॉर्म करती हैं। जो मैक्रोफेजेस हैं वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस इनिशिएट करती हैं मेनोस रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, एफसी गामा रिसेप्टर या कंप्लीमेंट रिसेप्टर 1, 3 और 4 के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशन, लाइसिस और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस देखी। अगर हम बात करें कि ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है, तो जो इनगल्फमेंट है मींस पार्टिकल को अंदर लेने की प्रोसेस है वो एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम के माध्यम से फैसिलिटेट हो रही है। आपने फेगोसाइटोसिस में पढ़ाई होगा, जब इनगल्फ करते हैं तो अंदर की तरफ एक वेसिकल टाइप का बनता है, तो वो एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम के माध्यम से बनता है। और ये जो अंदर की तरफ वेसिकल टूट रही है दिस इज कॉल्ड फेगोसोम। ये अल्टीमेटली लाइसोसोम से फ्यूज हो रही है जिसके कारण बन रहा है फेगोलाइसोसोम। तो ये जो फेगोलाइसोसोम है धीरे धीरे करके ये एसिडिफाई होता है, और जिसके कारण से, क्योंकि लाइसोसोम में एसिड से और ज्यादा एसिडिफाई होगा, जिसके कारण डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और यहाँ डिग्रेडेशन दो प्रकार से हो सकता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पर NADPH वगैरह का रोल है, और अल्टीमेटली वहाँ हाइपोक्लोराइट बनता है जिसके कारण बैक्टीरिया की जो सेल है वो डैमेज होती है। और अगर हम ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, हाँ ऑक्सीजन डिपेंडेंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी क्रिएट हो रही हैं। और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के ग्रेन्यूल्स जो है एक्टिवेट होते हैं, डिफेंसेस वगैरह, जो कि उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हमने ये तीनों प्रोसेसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।